आज देश के हर घर में अतुल सुभाष की आत्महत्या की चर्चा हो रही है और देश के 75 करोड़ पुरुष ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं है। और ऐसा क्यों है कि जब पुरुष और महिलाओं के बीच कोई विवाद होता है तो पुरुषों के लिए भी वही कानून लागू नहीं होते जो महिलाओं के लिए होते हैं। इसलिए आज इंसाफ के लिए पुरुष बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं और इस मामले को लेकर हमारे पास आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनका परिवार जौनपुर में अपने घर से फरार हो गया है। इस वक्त उनके घर पर ताला लगा हुआ है और यह दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने ही इस परिवार को जौनपुर से भागने में मदद की है। यह परिवार पहले जौनपुर के ही एक होटल में आकर रुका और बाद में यह वहां से भी किसी और स्थान के लिए रवाना हो गया। अब उनके घर पर ताला लगा हुआ है। कर्नाटक की पुलिस इस मामले में निकिता सिंघानिया, उनकी मां और उनके भाई की तलाश कर रही है क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है निकिता और उसके परिवार के खिलाफ। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं इस समय भी तब तक निकिता के परिवार की कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। आज यहां से कोई नहीं निकलने वाला है क्योंकि देर रात परिवार यानी कि मां और उनका बेटा यहां से निकल चुके हैं। रात के अंधेरे लगभग 1 बजे रात को चुपचाप अलग अलग दिशा में दोनों ही जन निकलते हैं। ये वो गली है जहां से सिंघानिया यानी कि निकिता की मां निशा सिंघानिया निकलती हैं और एक अलग छोर से उनके बेटे निकलते हैं। कल रात से निकिता का परिवार फरार, मां निशा और भाई फरार हैं। एक काली बाइक से निकलकर जौनपुर की गलियों से होते हुए इस रास्ते से आते हुए वो परिवार देर रात कहां पहुंचता है, इस वक्त हम उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं और उस होटल का नाम है होटल रघुवंशी, जहां कुछ देर के लिए वो ठहरते हैं, रिसेप्शन पर बैठते हैं और उसके बाद एक 4 व्हीलर आता है जिस पर बैठकर वो जौनपुर से बाहर निकल जाते हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि हमें इस मामले में दर्ज हुई उस एफआईआर की कॉपी मिल गई है जिससे यह पूरा विवाद सबसे पहले शुरू हुआ था। यह सबसे पहली एफआईआर है जिसे निकिता सिंघानिया ने अपने पति अतुल सुभाष, उनकी मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और भाई विकास मोदी के खिलाफ दर्ज करवाया था। और इस एफआईआर में निकिता सिंघानिया ने 5 बड़े आरोप लगाए थे। एफआईआर की कॉपी मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो एफआईआर है, पहली एफआईआर इस विवाद में जो हुई थी। इस एफआईआर में पहला आरोप था कि वर्ष 2019 में जब उनकी शादी हुई तब उनके परिवार ने अतुल को 5 लाख रुपए नकद, 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, कपड़े और बर्तन दिए थे। यह आरोप एफआईआर में लड़की के परिवार ने यानी निकिता ने लगाया है। दूसरा, शादी के बाद अतुल और उनके माता पिता दहेज में सिर्फ 5 लाख रुपए मिलने से नाखुश थे और वो निकिता से लगातार ये कह रहे थे कि वो अपने परिवार से 10 लाख रुपए और लेकर आए। तीसरी बात, अतुल सुभाष शराब पीकर अक्सर निकिता के साथ मारपीट करता था और उसने निकिता के साथ यौन उत्पीड़न भी किया। चौथा आरोप, अतुल निकिता के साथ मारपीट करके उसकी सारी सैलरी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। और पांचवी बात, 16 अगस्त 2019 को अतुल के माता पिता जौनपुर आए थे जहां उन्होंने निकिता के माता पिता से दहेज में 10 लाख रुपए नकद देने की मांग की और इसी के बाद 17 अगस्त 2019 को निकिता के पिता की सदमा लगने से मौत हो गई क्योंकि उन्हें दहेज को लेकर इतना बड़ा सदमा लगा। और आखिरी आरोप इस एफआईआर में यह है कि अतुल ने खुद दहेज के पैसों के लिए निकिता को बेंगलुरु में अपने घर से बाहर निकालकर जौनपुर जाने के लिए कहा और निकिता ने यह एफआईआर 24 अप्रैल 2022 को दर्ज कराई थी। तिथि आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2022 को यह एफआईआर निकिता ने दर्ज कराई थी अतुल सुभाष के खिलाफ। इस एफआईआर में जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन्हें अतुल ने अपने मौत से पहले आखिरी वीडियो में बेबुनियाद बताया था। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था कि जब शादी वर्ष 2019 में हुई और दहेज के पैसों की मांग भी 2019 से ही हो रही थी,
तो निकिता ने यह एफआईआर दर्ज कराने में 3 साल क्यों लगा दिए? मतलब यह पूरा मामला है 2019 का, तो उसने 2022 में यह एफआईआर क्यों कराई? दूसरा, निकिता के पास ऐसा कोई सबूत या कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अतुल ने उसके परिवार से 10 लाख रुपए दहेज में मांगे थे। लेकिन अतुल के पास उसकी बैंक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि उसने 15 लाख रुपए निकिता के परिवार को दिए थे और यह पैसा उनका भाई अतुल को वापस लौटाने से इनकार कर रहा था। तो इस मामले में अगर आप देखें तो पति ने पत्नी के परिवार को पैसा दिया है, पत्नी के परिवार ने पति के परिवार को पैसा नहीं दिया, दहेज नहीं दिया है, बल्कि अतुल सुभाष ने अपने ससुराल वालों को 15 लाख रुपए दिया था और वो ये कहते हैं कि मेरे पास उसका बैंक स्टेटमेंट है। इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग आज ये भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग बटे हुए हैं कि निकिता एक महिला है और इसलिए उसे अपने पति की आत्महत्या के लिए पूरी तरह से दोषी ठहराना सही नहीं होगा। लेकिन हमारा यह कहना है कि यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं है। इस मामले में पीड़ित अतुल की मां अंजू देवी भी एक महिला है और हमें यह भी देखना होगा कि कहीं हमारा सिस्टम निकिता को इंसाफ दिलाने के चक्कर में एक दूसरी महिला यानी अतुल की मां के साथ नाइंसाफी न कर दे। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया। भैया जाने तो अतुल सुभाष के माता पिता की जरा स्थिति देखिए। अतुल सुभाष की जो मां है उनकी तकलीफ को समझिए और क्या इस महिला को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इस बीच बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एक व्यक्ति पंकज ज्योति ने यह दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 2021 में अतुल और निकिता के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी और उस समय निकिता ने यह कहा था कि अगर अतुल उसे 22 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए तो वो तलाक दे देगी। लेकिन अतुल ने यह समझौता करने से इनकार कर दिया था और उनके माता पिता का कहना था कि उन्हें निकिता पर भरोसा नहीं है। हम लोगों ने पहले कोशिश किया कि आपस में विवाद खत्म करके लोग साथ में रह पाए, तो हम लोग उसी का प्रयास करें, लेकिन फिर लगा कि दोनों किसी भी स्थिति में साथ नहीं रह सकते हैं। तो फिर हुआ कि जब अलग अलग ज़िंदगी जीना है तो दोनों की लंबी ज़िंदगी है, दोनों अपना अपना अलग अलग ज़िंदगी अलग होकर अच्छे से जिए, तो शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग उन लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो जाए और कुछ मध्यस्थता हो जाए। तो उसमें तय हुआ बहुत देर के बाद कि शादी का जो भी खर्चा है वो उनको लड़की वाले को वापस मिल जाए और वो अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। बातचीत से लग रहा था कि थोड़ा तनाव तो दोनों में था, लेकिन दोनों चाह रहे थे कि मैटर रिजॉल्व हो जाए किसी भी तरह से। ऐसी इच्छा थी तभी इतनी बात हो पाई थी। आपसी तनाव तो दोनों में आपस में यहाँ पे कुछ बातें भी हुई थी, कोई झंझट तो था, लेकिन दोनों चाह रहे थे किसी मैटर ही खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप इस एफआईआर को भी देखें तो इसमें जो शादी की तिथि है, यानी जब ये शादी हुई है, ये है 26/4/2019 और 2019 में ही निकिता और उसके परिवार का यह आरोप है कि तभी से दहेज की मांग की जा रही थी। लेकिन यह एफआईआर कराई गई है 24 अप्रैल 2022 को। हमारे देश में महिलाएं अक्सर बराबरी का अधिकार मांगती हैं और उन्हें मिलना भी चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब पुरुष इस देश की व्यवस्था से बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं। और आज एक सवाल यह भी है कि कहीं यह देश अतुल को भी वैसे ही ना भुला दे जैसे वो मनीष दलाल को भुला चुका है। आज आपको
मुनीश दलाल की कहानी जो है वो सुननी चाहिए। एक नई कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं और इस कहानी को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अतुल सुभाष की कहानी और ज्यादा समझ में आएगी। तो आज से 19 साल पहले वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुनीश और उसके परिवार को गिरफ्तार किया था। मुनीश पर आरोप था कि वो शादी से पहले लड़की के परिवार से दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन लड़की ने दहेज देने से इनकार कर दिया और मुनीश और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी और शादी नहीं की। यानी शादी से पहले ही लड़की ने मुनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और मुनीश को गिरफ्तार करवा दिया इस आरोप में कि वो दहेज मांग रहा था और शादी करने से इनकार कर दिया। यह लड़की उस समय देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई थी। अमेरिका की मशहूर टेलीविजन होस्ट ओपरा विनफ्रे ने खुद अपने शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया और हमारे देश के स्कूलों में छठी कक्षा की पुस्तक में, स्कूलों में जो छठी कक्षा में पुस्तक पढ़ाई जाती है, उस पुस्तक में इस लड़की पर पूरा एक चैप्टर लिखा गया और बच्चों को स्कूल में इस लड़की की बहादुरी के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन वर्ष 2022 में जब इस केस का, माफ कीजिएगा, लेकिन वर्ष 2012 में जब इस केस का अंतिम फैसला आया, तब यह पता चला कि इस लड़की ने मुनीश और उसके परिवार पर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। और क्यों कराया था? यह लड़की किसी और व्यक्ति से प्यार करती थी, जिसके कारण इसने मुनीश से अपनी शादी तोड़ने के लिए मुनीश को दहेज के झूठे केस में फंसा दिया और हमारे समाज ने मुनीश को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया। और यह जो लड़की है, यह रातों रात बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। दुनिया के बड़े बड़े मशहूर पत्रकार इसका इंटरव्यू करने लगे, बहादुरी की मिसाल बन गई। जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका के एक बहुत बड़े टेलीविजन शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया गया। स्कूलों में इस लड़की के बारे में चैप्टर्स पढ़ाए गए। पुलिस की कार्रवाई और 9 साल तक चले मुकदमे में मुनीश का परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद मुनीश और अतुल की कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अतुल की तरह मुनीश ने आत्महत्या नहीं की। 9 वर्षों में 320 बार मुनीश अदालत में पेश हुआ, 320 बार, और तब तक खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लड़ता रहा जब तक कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी नहीं कर दिया। असल में अतुल को भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन उसने आत्महत्या का गलत रास्ता चुना और अतुल के लिए यह फैसला आसान नहीं था। इस दुनिया में सबसे बड़ी हिंसा है खुद पर की गई हिंसा, और अतुल ने खुद पर हिंसा करके अपनी जान ले ली। आज हम बाकी लोगों से भी यह कहना चाहते हैं, और अतुल ने जो काम किया, अतुल ने अपनी जान ले ली। अपनी जान लेना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या अपनी जान लेने से ज्यादा आसान काम अतुल के लिए हाई कोर्ट में अपील करना नहीं था? आत्महत्या के बारे में सोचने से पहले वो हाई कोर्ट जा सकता था, और बड़ी अदालतें हैं, और बड़े फोरम हैं, और बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वहां तक जा सकता था, और बड़े अधिकारियों से मिल सकता था और न्याय मांग सकता था। तो ये जो सारी ताकत आत्महत्या के बारे में सोचने में उसने लगाई, उसे असल में ये अपनी सारी ताकत हाई कोर्ट जाने में या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने में लगानी चाहिए थी। अतुल ने अपनी मौत से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा और 80 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। इससे अतुल की मानसिक स्थिति का पता चलता है कि वो भयानक रूप से प्रताड़ित और परेशान रहा होगा, भयंकर रूप से डिप्रेशन में चला गया होगा, और उसे जिंदा रहने की सारी इच्छा समाप्त हो चुकी होगी। उसे जितना सदमा अपनी पत्नी के झूठे मुकदमों से लगा, उतना ही सदमा अदालतों की कड़वी सच्चाई जानकर लगा, क्योंकि अदालतों में नई तारीख लेने से लेकर समझौता कराने की एक रिश्वत पहले से तय थी, और आरोप है कि इसमें फैमिली कोर्ट की जज भी मिली हुई थी। ऐसा अतुल अपने वीडियो में कहकर गया है। अतुल यह सब देखकर टूट चुका था और उसे लगा कि अब उसे इंसाफ कहीं से नहीं मिलेगा, और इसीलिए उसने उसे आत्महत्या करना ज्यादा आसान लगा। वर्ष 2022 में अतुल के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें सबसे पहली धारा 498 ए की लगाई गई थी। यह एक गैर जमानती धारा है
जो पति और उसके परिवार द्वारा की जाने वाली हिंसा के मामलों में लगाई जाती है, और ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी धारा का होता है। सितंबर 2022 की एक रिपोर्ट में एनसीआरबी के हवाले से यह बताया गया कि इस कानूनी धारा के कारण शादीशुदा पुरुषों में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2005 में भारत में आत्महत्या करने वालों में 58% पुरुष थे और 42% महिलाएं थी, लेकिन वर्ष 2022 आते आते यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अब आत्महत्या करने वालों में 71.8% पुरुष हैं और 28% महिलाएं हैं। यानी अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या तेजी से ऊपर जा रही है और महिलाओं की संख्या तेजी से नीचे आ रही है। पुरुषों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण इसी तरह के कानूनी मामले हैं जो उनकी पत्नी या पत्नी के परिवार द्वारा दर्ज कराए जाते हैं। वर्ष 2019 में 37% और 2021 में 33% पुरुषों ने कानूनी मामलों के दबाव में आकर आत्महत्या की थी, और ये लोग दहेज, मारपीट, हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा जैसे कानूनी मामलों का सामना नहीं कर पाए। कड़वी सच्चाई है कि इस तरह के ज्यादातर मामले इंसाफ पाने के लिए नहीं किए जाते। ऐसे मामलों का अंतिम उद्देश्य सेटलमेंट यानी समझौता करना होता है, जिसमें महिला पक्ष, वकील और कई बार जज को भी पैसे मिल जाते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं जजों के ऊपर भी, जैसा इस मामले में हुआ। इस मामले में भी अतुल अगर अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपए और फैमिली कोर्ट की जज को 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता तो यह मामला भी यहीं रफा दफा हो जाता, उसके आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। लेकिन अतुल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसका कहना था कि उसके पास अपनी पत्नी को देने के लिए इतने पैसे हैं ही नहीं। अतुल के सुसाइड नोट के मुताबिक उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए, जिनमें कई मुकदमे ऐसे थे जिनकी जानकारी उसकी पत्नी को भी नहीं थी। अतुल के आखिरी बयान के मुताबिक तलाक समेत कई मुकदमों को लेकर उसकी पत्नी ने खुद अदालत में यह बयान दिया कि ये मुकदमे उसके वकील ने उसकी बिना जानकारी के दायर कर दिए, और ये आज एक बहुत बड़ा पॉइंट है। असल में इस तरह के मामलों में वकीलों की सलाह बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वकीलों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे वकील महिला पक्ष के मामले को मजबूत दिखाने के लिए उन्हें उनके आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और महिलाओं को कहते हैं कि आपके जो आरोप हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताइए, और इसके कारण कई मामलों में मारपीट, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न की धाराएं बाद में पुलिस द्वारा जोड़ दी जाती है, जिससे पुरुषों का केस पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और वो एक तरह से समझौता करने की स्थिति में आ जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं समझौता करने के लिए, और जो नहीं कर पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं। वर्ष 2022 में सोशल साइंस जर्नल में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ, जिससे यह बताया गया कि ऐसे मामलों में महिलाओं के पास यह विकल्प होता है कि वो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसमें नए आरोपों को बाद में जोड़ सकती हैं या नई एफआईआर भी दर्ज करवा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराने के बाद अपने मायके चली जाती है और वहां उसका वकील उसे यह सलाह देता है कि अगर वो इसी एफआईआर में दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, टॉर्चर और घरेलू हिंसा जैसी धाराएं जुड़वा दे तो उसका केस बहुत मजबूत हो जाएगा, और बाद में यही होता है। और बहुत सारे मामलों में महिला पक्ष की तरफ से नई एफआईआर दर्ज कराकर पति के खिलाफ अन्य मुकदमे भी दर्ज करवा दिए जाते हैं, और अतुल के साथ भी यही हुआ। अतुल के खिलाफ सबसे पहली एफआईआर 24 अप्रैल 2022 को दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद उसके खिलाफ 8 और नए मुकदमे दर्ज हुए, जिनका जिक्र उसके सुसाइड नोट में किया गया है। आप सोचिए, 2022 में एफआईआर दर्ज हुई है और 2024 में अतुल ने आत्महत्या भी कर ली। 2 साल में ही उस लड़के की, उस आदमी की स्थिति ऐसी कर दी। पुरुषों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे मामलों में उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की धाराएं जरूर लगाई जाती हैं और उनके खिलाफ 498A के तहत मुकदमा जरूर दर्ज होता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और यह वो धारा है जिसमें अदालतों की तरफ से फैसला आने में बरसों लग जाते हैं। आज भी हमारे देश में 498 की धारा में दर्ज हुए 92.3% मुकदमे अदालतों में लंबित हैं और इनमें एक मुकदमा अतुल का भी था।
खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इन मामलों में कन्विक्शन रेट इसलिए कम है क्योंकि इस धारा का दुरुपयोग किया जाता है और इसके कारण दहेज उत्पीड़न के मामलों की गंभीरता कम होती है। भारत में आज भी दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यह मत सोचिए कि हम ये कह रहे हैं कि दहेज की समस्या नहीं है और दहेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एनसीआरबी के मुताबिक आज भी दहेज के कारण 88% महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं और हर साल दहेज के कारण हजारों महिलाओं की हत्या होती है। वर्ष 2020 में 6,966, 2021 में 6,753 और 2022 में 6,450 महिलाओं को पुरुषों ने दहेज के कारण जान से मार दिया। इनमें कुछ महिलाओं की हत्या आग में जिंदा जलाकर की गई और इसलिए यहां इस बात को भी समझना होगा कि दहेज उत्पीड़न का यह कानून पूरी तरह से गलत नहीं है। यह कानून तो सही है, हमें इनकी आवश्यकता भी है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हम इसके दुरुपयोग से पुरुषों को कैसे बचा सकते हैं। महिलाओं को इंसाफ दिलाना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के चक्कर में कुछ बेकसूर पुरुषों को इंसाफ ना मिले, कुछ बेकसूर पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो जाए, यह भी सही नहीं है। सबसे दुख देने वाली बात यह है, पूरा देश जानता है, हमारी पूरी व्यवस्था जानती है, भारत में जितने थाने हैं उनमें काम करने वाले पुलिस वाले जानते हैं, अदालतों में जज जानते हैं, वकील जानते हैं, सब जानते हैं कि धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है। वकील अपना केस जीतने के लिए झूठे सच्चे बहुत सारी धाराएं लगा देते हैं। जो लोग मुकदमा करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे दायर करते हैं। सब इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी इसे कोई रोक नहीं पा रहा और हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें मूक दर्शक बनकर यह सब होते हुए देख रही हैं और झूठे मुकदमों पर हम वर्षों बर्बाद कर देते हैं। हम जानते हैं कि यह मुकदमा झूठा है, लेकिन उस मुकदमे की भी सुनवाई चलती रहती है और वर्षों तक पुरुषों को कई बार इंसाफ नहीं मिलता। भारत पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, लेकिन तलाक सबसे कम होते हैं। भारत में हर साल औसतन 1 करोड़ शादियां होती हैं, जबकि भारत में तलाक की दर सिर्फ 0.1% है। हालांकि भारत में सबसे कम तलाक होने के बावजूद हर साल दहेज उत्पीड़न के 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। इससे पता चलता है कि ये मामले तलाक तक कभी पहुंचते ही नहीं और इनमें पहले ही समझौता हो जाता है। इसके अलावा एक और कड़वा सच ये कि अगर पति आर्थिक रूप से संपन्न हो, पैसे वाला हो, तो ऐसे मामलों में तलाक के लिए पत्नी की तरफ से ज्यादा गुजारा भत्ता और एलिमनी की रकम मांगी जाती है और ऐसे मामलों में धाराएं भी ज्यादा से ज्यादा संगीन लगाई जाती हैं ताकि पुरुष जल्दी से जल्दी समझौते के लिए तैयार हो जाए और जितना पैसा मांगना है वो उन्हें मिल जाए। अतुल की सालाना आय बताया जाता है 40 लाख रुपए से ज्यादा थी। कुछ कहते हैं 40 लाख थी, कुछ कहते हैं 80 लाख थी, बट 40 लाख सालाना से तो जरूर ज्यादा थी। और उनकी पत्नी इसीलिए उनसे 3 करोड़ रुपए और फैमिली कोर्ट की जज 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थी अतुल के इस सुसाइड नोट के मुताबिक। 21 मार्च 2024 को जब अतुल पेशी के लिए जौनपुर की अदालत आए, तब आरोप है कि जज रीता कौशिक ने उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। और इसी सुसाइड नोट में अतुल ने यह भी लिखा है कि अदालत में जज का जो पेशकार होता है वो सबके सामने खुलेआम लोगों से रिश्वत लेता है। जो लोग जितना ज्यादा पैसा देते हैं उन्हें जज से उनके मुताबिक केस की नई तारीख मिल जाती है। अतुल के मामले में भी खुलेआम ऐसा ही हो रहा था। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारी अदालतों में आखिर हो क्या रहा है। हमारे देश में जब कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसका मामला अदालत में जाता है। लेकिन अगर अदालत में ही रिश्वत लेकर केस की तारीखें बांटी जा रही हों तो इसकी जांच कौन करेगा और अदालतों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला अब किस अदालत में जाएगा। अतुल के सुसाइड नोट में से मैं कुछ और आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि अदालत में आपने सुना होगा तारीख पर तारीख की बात होती है कि एक बार कोई मामला अदालत में आ गया तो फिर वर्षों तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि so far I and my family were expected to be available on more than 120 dates in उत्तर प्रदेश। 120 डेट्स अदालत ने उन्हें दी हैं, 120 दिन मान लीजिए, जिसमें उसे पेश होना था,
बेंगलुरु से जौनपुर आना था 120 दिन। और वो कहता है कि मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हैं, मैं बेंगलुरु से आता हूं डेट के लिए, मेरे माता पिता को बिहार से आना पड़ता है, मेरे भाई को दिल्ली से आना पड़ता है। और वो कह रहे हैं कि पर्सनली वो 40 बार से ज्यादा जौनपुर की अदालत में पेश हुए हैं। और वो कहते हैं कि दफ्तर से मुझे पूरे साल में सिर्फ 23 दिन की छुट्टी मिल सकती है। 23 दिन की छुट्टी मिल सकती है। आप में से जो लोग कामकाजी लोग हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, वो जानते हैं पूरे साल 23 दिन की छुट्टी जिसे मिलती हो, उसकी अगर साल भर में या 2 साल में 120 डेट्स लग जाए कोर्ट की, तो वो काम कब करेगा। फिर वो कहता है कि मेरा समय क्यों बर्बाद हुआ। अदालत जब आते थे तो या तो जज छुट्टी पर होते थे, या फिर वकीलों की स्ट्राइक होती थी, या फिर किसी की मृत्यु की वजह से अदालत बंद होती थी, या फिर सामने वाली पार्टी उस दिन पेश नहीं होती थी, और या फिर सामने वाली पार्टी जो है नेक्स्ट डेट, अगली डेट मांग लेती थी। और बेंगलुरु से चलकर छुट्टी लेकर जब वो आता था अदालत में, तो उसके पेश होने का कोई फायदा नहीं होता था। और इस तरह तारीख पर तारीख पर तारीख लगती चली गई। आप में से जिन लोगों ने अदालतों में इस तरह के केस भुगते हैं, वो जानते होंगे कि तारीख पर तारीख क्या होती है। तो इस घटना में 4 बड़े सबक छिपे हुए हैं। पहला सबक है समाज की सोच। आज भी हमारा समाज जब महिला और पुरुष के बीच कोई विवाद होता है, तो आज भी वो सोचते हैं कि पुरुष में ही कोई गलती होगी, पुरुष की ही कोई ना कोई समस्या रही होगी, और पूरे समाज की जो सहानुभूति है वो महिला के साथ चली जाती है। और समाज सोचता है कि महिला है तो सही ही होगी, और इसलिए हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें, हमारा समाज सब महिला की तरफ आ जाते हैं बिना केस को जाने और परखे। तीसरी बात, अदालतों में तारीख पर तारीख मिलती चली जाती है, और ऐसे मामलों का जो निपटारा होता है उसमें कई बार 10-15 साल लग जाते हैं। और चौथा, पूरा की पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो पुलिस हो या अदालत हो, वो आपसे कहता है कि समझौता कर लो, कैसे भी समझौता कर लो। और समझौता हमारे देश में कैसे होता है आप सब जानते हैं। समझौता होता है पैसे से। पैसा दीजिए, सबको पैसा खिलाइए, पैसा बांटिए और समझौता कर लीजिए, और इन अदालतों के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, या तो वो जीवन भर अदालतों के चक्कर काटेगा, और या फिर अतुल सुभाष की तरह आत्महत्या कर लेगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।